लाइव है। जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आशा है आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी, बहुत शानदार वाली चली हुई है। उम्मीद है आप सब बड़ी शिद्दत से AWO और TPO की तैयारी करने के लिए एक सफ़र की शुरुआत में बैठे हैं और ईमानदारी से जो भी जितना आप दिन भर में पढ़ते हैं अवश्य ही उसका रिवीजन आप सोने से पहले जरूर करते होंगे। तो बताएं एक बार कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तैयारी की शुरुआत में हम बहुत कैजुअल होते हैं, तैयारी को बस ऐसे ही लेते हैं कि चलो ठीक है होती रहेगी, अभी तो शुरुआत ही हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शुरुआत से ही सिलेबस अगर कमांड में है तो ही ठीक है। अगर हफ्ते भर भी आप डिले हुए तो ये मान लेना कि सिलेबस आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा और हफ्ते भर के भी बैकलॉग को क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल शुरू से अटेंटिव रहें, जो भी चीज़ें आपको करनी है इसके लिए उनको शुरुआत से ही करते रहिएगा। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग, बताएंगे जरा। हमारे साथ अभी जुड़े हैं ललित भाई हैं हमारे, राम राम भाई। आदित्य कुमार गुड इवनिंग, अखिल कुमार राम राम भाई, रजनीश राणा राम राम भाई, पंकु नेगी गुड इवनिंग। ऐसे ही क्लास छोटी और लेट शुरू होगी तो 90+ क्लास हो जाएगी। विपिन सिंह भाई एक बात आप नोट करें प्लीज़ कि किसी भी दिन ये क्लास आपको 45 मिनट से कम की ड्यूरेशन की नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कभी ना हो कि कोई टॉपिक हमें कंप्लीट हो गया हो और अगला टॉपिक शुरू करना हो, बट उसमें मुझे आधा 45 मिनट आधा घंटा चाहिए, तो 45 मिनट से ये क्लास कभी कम नहीं होगी। 9:05 तक ये क्लास हमेशा शुरू हो जाएगी। वो समय इसलिए चाहिए होता है क्योंकि पुरानी क्लास की PDF हम लगा रहे होते हैं, फिर दूसरी क्लास को तैयार करना होता है। तो वो क्लास मान लो एस स्टूडियो में जहाँ ये क्लास है छूटी ही 8 बजे, तो 8:05 तक ये क्लास शुरू हो जाएगी। आप उस चीज़ की चिंता ना करें। हर दिन ये क्लास आपको 45 से 55 मिनट के बीच में ड्यूरेशन इसकी मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी एकदम बहुत अच्छे हैं और शानदार हैं। तो देखो भाई, आज का सेशन जो होने वाला है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे, एक तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। यूनिट्स पढ़ लिया है यानी कि मात्रक। उसके अलावा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन एरर पढ़ ली है, त्रुटि पढ़ ली है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे 10 की घातों से कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मैं आपको बताता हूं जो आया हुआ है आपका रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से। इसका आंसर आप करके बताइए। ये AWO और TPO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं इस पर लिख भी देता हूं, AWO TPO, ये है आपका PYQ। बताइए सभी इसको सॉल्व करके इसका उत्तर क्या होगा। तो सवाल कह रहा है आपसे कि R1 है आपका 50 ± 3 ओम और R2 है 100 ± 4 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बताओ श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए R इक्विवेलेंट जो होगा आपका सीरीज में, तो हम कैसे करेंगे भाई, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो अगर आपको नहीं भी फॉर्मूला पता है तो मैं बता ही देता हूं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसका फॉर्मूला जान जाएंगे। देखो अगर दो प्रतिरोध दिए हैं ना, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है दोनों प्रतिरोधों को सीधा जोड़ दो। तो इससे मुझे यह समझ में आ जाता है कि ये सवाल जोड़ का है। अब हमें बताना है जोड़ में त्रुटि कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि प्लस में एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मेरे भाई, बहुत आसान सी बात है भाई, एक्चुअल पार्ट को एक्चुअल पार्ट के साथ जोड़ दो और एरर वाले पार्ट को एरर वाले पार्ट के साथ जोड़ दो। तो 50 और 100 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 150, और प्लस माइनस एरर वाला पार्ट यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 150 ± 7। तो 150 ± 7 एक राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार सभी थम्स अप करेंगे, हाँ जी क्लियर है। तो ये आया हुआ है AWO TPO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर से एक सवाल आया है, ये किसी और शिफ्ट का है, ये है आपका 27 अक्टूबर 2022 और शिफ्ट 3 का सवाल। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि V बराबर 100 ± 3 वोल्ट और I बराबर 10 ± 0.2 एम्पियर है, तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बताओ भाई R में परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी। तो देखो R बराबर सूत्र क्या होता है भाई, V/I।
तुम कहोगे ये सूत्र कहाँ से आया? जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे ना तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इस बात की चिंता मत करो R बराबर V बटे आई कहाँ से आ गया, ये आपको याद हो जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो चलो मुझे ये पता लग गया कि मुझे क्या क्या मिला हुआ है, मुझे V मिला हुआ है और मुझे I मिला हुआ है। तो R जो है ये किस किस का रेशियो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किस किस का रेशियो है? तो ये V और I का रेशियो है, ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है। ठीक है, तो R बराबर V बटे आई। अब देखिए आगे चलें। अब भाई मुझे ये बताओ कि इसने पूछा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या है? परसेंटेज एरर का मतलब है कि डेल्टा R बाई आर और उसमें 100 की गुणा करेंगे तभी तो परसेंटेज एरर मिलेगी। तो डेल्टा R बाई आर कैसे निकालोगे? आप कहोगे डेल्टा R बाई आर, यहां से मुझे समझ में आ रहा है डेल्टा V बटे V प्लस डेल्टा I बटे आई। तो डेल्टा V बटे V कितना हो जाएगा बताइए? डेल्टा V बटे V, तो ये पार्ट है आपका डेल्टा V, ये पार्ट है आपका V, ये पार्ट है आपका डेल्टा I, और ये पार्ट है आपका डेल्टा I। तो डेल्टा V बटे V यानी कि 3 बटे 100, ठीक, प्लस डेल्टा I बटे आई यानी कि 0.2 बटे 10। तो देखो अगर आप इसको एलसीएम के तरीके से सॉल्व करना चाहें ऐसे कर लो, या डायरेक्ट करना चाहें कैसे भी कर लो। 100 और 10 का एलसीएम 100 आ जाएगा, यहाँ ये 3 रहेगा, इससे ये 10 बार और 10 से 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे 100। तो डेल्टा R बटे आर आपका आ गया 5 बटे 100, और इसमें कितने की गुणा करनी है? 100 की, 100 से 100 कट जाएगा, उत्तर आपका आएगा 5%। तो एरर आपकी रहेगी 5%। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। आगे देखेंगे, ये हो गए आपके क्वेश्चंस एरर के। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। और अगला मुद्दा है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सर ये टीसीएस का लेवल है, एडिक्यूटी का क्या लेवल होगा? देखो एडिक्यूटी का लेवल चाहे जो भी रहे, लेकिन क्या सिलेबस से बाहर कुछ चला जाएगा? जी नहीं, तो हमें चिंतित होने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और हमारा टारगेट वही 15 में से लगभग 10 क्वेश्चन है, चाहे टीसीएस कराए चाहे एडिक्यूटी। गोविंद बाबू जो वहाँ रह गया है वो इस बैच में मैं करा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से करिए, और जब ये चैप्टर यहाँ हो जाएंगे तो मैं उस वाले बैच में भी उन्हें डलवा दूंगा। ठीक है, बाकी इस बैच में आप करिए। वहाँ अगर कोई टॉपिक छूट गया था पुराने वाले बैच में तो इस बैच में मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। चलिए, तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि 5% ही हो गया। अब देखो आगे एक मुद्दा आता है जिसका नाम है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। पहले इसकी परिभाषा पढ़िए। तो परिभाषा क्या है कि किसी संख्या में वे अंक होते हैं जो उसकी परिशुद्धता और यथार्थता को व्यक्त करते हैं, अर्थात वे अंक जो मापन की शुद्धता को दर्शाते हैं। ये अंक मापन यंत्र की सटीकता के आधार पर निर्धारित होते हैं, और इनकी संख्या जितनी अधिक होती है मापन उतना ही यथार्थ माना जाता है। डेफिनेशन से तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको समझाता हूं कि सार्थक अंक का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट का फिगर का मतलब क्या होता है। देखो दोस्त, मान के चलिए मैं कुछ मेजरमेंट कर रहा हूं, ये मेरे पास एक स्केल है मेजरमेंट का, ये मेरे पास एक पैमाना है, ये पैमाना बटा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 0, उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और यहाँ 0.5। ठीक है, उसके बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ हो गया 1। अब मैं इस पैमाने से किसी वस्तु की लंबाई नापता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या मापा? मैंने लंबाई मापी और लंबाई आई है। चलो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, बड़े स्केल पे, ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। अब दिख रहा होगा बढ़िया। मैंने किसी वस्तु की लंबाई मापी और लंबाई जो है वो ये आई कि भाई यहां से और यहां तक की है। अच्छा आप बताइए, आप इस वस्तु की माप कितनी कहेंगे? ये यूनिट है मान लो सेंटीमीटर में, तो ये वस्तु कितने सेंटीमीटर की है? देखो जब ऐसा होता है, मैं क्या देख रहा हूं कि ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7, तो ये 0.6 या 0.7 के बीच में आ रही है। ठीक है, 0.6 और 0.7 के बीच में आ रही है,
तो मैं जनरली क्या करता हूं, कई बार हम जल्दबाजी में कह देते हैं, या तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये ना 0.6 की है, ठीक है, या हम अगले वाले को मान लेते हैं कि ये 0.7 की है, ठीक है। लेकिन असल में यहां पर एरर है। अगर आप इसको और एग्जैक्ट बताना चाहें तो जैसे प्रवेश भाई हैं और मेघवाल भाई हैं, बहुत अच्छा उत्तर वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया देखो ये तो मैं ये मान रहा हूं कि 0.65 है, उनका उत्तर है 0.65, लेकिन आप देखो ना कि एग्जैक्टली ये 0.65 भी नहीं है। जैसे दीक्षांत भाई कहते हैं कि ये 0.67 है ना, कितनी है 0.67। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, चलो किसी ने कहा 0.65, किसी ने कहा 0.67 और किसी ने 0.6 कहा और किसी ने 0.7 कहा, तो इसमें अगर हमें किन्हीं दो को लगभग सही मानना हो तो आप किसको चुनेंगे? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप इन दोनों को सही मानोगे या आप इन दोनों को ज्यादा सही मानोगे? तो मेरे हिसाब से आपका उत्तर ये होगा कि यार देखो ज्यादा सही तो यही है ना। अच्छा यहां पर आप ध्यान से देखो ना, यहां पर आप केवल पॉइंट के बाद ना 1 अंक ले रहे हो और यहां पर आप पॉइंट के बाद 2 अंक ले रहे हो। तो मतलब एक समझ में ये आता है कि पॉइंट के बाद जितने अंक ज्यादा होंगे, हम कह सकते हैं कि मापन की यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा सही है। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं? अच्छा मुझे आप एक बात और बताएं, आप इसको 0.6 कहें या 0.60 कहें, क्या वाकई में इस बात में कोई बहुत बड़ा फर्क है? तो कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तो हमने खामखा लगाया यहां। तो जिन अंकों की मापन में जरूरत होती है उनको हम कहते हैं यथार्थ अंक, कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। अब पेपर में क्या सवाल आएगा? पेपर में आपको एक संख्या देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो भाई इसके लिए ना आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कुछ रूल मैं आपको बता रहा हूं, वो रूल बिल्कुल अच्छे से दिमाग में याद कर जाओ। तो शुरू करें रूल को। एक बार आप कहें कि ठीक है मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, अब आप मुझे सिर्फ नियम बताइए। और नियम बताने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा कि अगर किसी नियम में आपको ये नहीं लगे कि यार ये अंक सार्थक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप ज़्यादा उसकी गहराई में जाए बगैर सिर्फ नियम पे काम करना कि इस नियम के हिसाब से ये है। मतलब ज़्यादा उसमें बुद्धि नहीं लगानी है, बस मेरे कहने का मतलब इतना है। नियम याद रख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं यानी कि जो भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो भैया सारे के सारे सार्थक होंगे यानी कि सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या दे दी आपको 1234 और बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे कि ये तो सारे नॉन जीरो नंबर हैं, मतलब नॉन जीरो का मतलब कोई जीरो तो नहीं है। तो अगर आप लिख रहे हो 1234 1234, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? कोई जीरो नहीं है, मतलब ये तो नॉन जीरो अंक है ना। ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रवेश भाई हैं, मेघवाल भाई हैं, अशीक भाई हैं, सुरेश हैं, ललित प्रधान है, बहुत अच्छा उत्तर है। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। असल में समस्या आती है जीरो पर। जीरो सार्थक होती है उसकी स्थिति के हिसाब से कि आपने जीरो को किस पोजीशन पर रखा है, आपने जीरो को किस जगह पर रखा है, यह तय करेगा कि वो सार्थक है या नहीं है। तो जीरो के लिए हमें नियम पढ़ने हैं। अब आ जाइए पहला नियम। पहला नियम है कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक होता है। यानी कि अगर जीरो फंस गया दो संख्याओं के बीच में तो वो सार्थक ही होगा। आप इसको ऐसे ट्रिक के साथ याद करो। देखो नॉन जीरो नंबर तो हमेशा सार्थक होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इनके बीच में जीरो फंस गई तो ये कैसी होंगी? ये सार्थक होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, है ना। ऐसे याद रखो कि ये अच्छे लोग हैं, सार्थक का मतलब अच्छे लोग, और अच्छे लोग की संगत में आकर बाकी लोग भी अच्छे हो जाते हैं। तो जीरो अगर आ गए अच्छे लोगों के बीच में तो वो भी अच्छे हो गए। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे भाई? यहां पर आप कहोगे भैया 1 2 3 4, कितने अंक हो गए? 4 सार्थक अंक यहां पर हो गए हैं, ठीक है। तो 4
सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ऐसे ही आप सभी एक एग्जाम्पल करके बताइए, वैसे तो आप सभी कर ही दोगे। बताइए 8002 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आसान है वैसे तो ये कर दोगे आप। 8003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सभी बताइए। हाँ जी, तो कितने सार्थक अंक हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 5। बड़ी आसान सी बात है भाई, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे यहाँ पे 5। चलो अगला नियम देखते हैं। नियम है कि संख्या के आरंभ में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। संख्या के आरंभ में आने वाले अंक सार्थक नहीं होते हैं। अब इसमें देखो दो वैरायटी बन सकती हैं। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताइए 0.005 में कितने सार्थक अंक है, तो तुम कहोगे कि यार संख्या के शुरू में अंक आ रहे हैं, ये तो बेकार है ना। यहां तो क्लियर क्रिस्टल मुझे दिखता है। एक तो ऐसा सवाल कि जिसमें डेसिमल नहीं है, तो यहां तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई डेसिमल नहीं है और संख्या से पहले के अंक हैं। मेरे हिसाब से 005 कहो या 5 कहो, दोनों एक ही बात है, तो ये सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यहां 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे कोई डेसिमल के लिए कहे कि भैया अगर ऐसे हो 0005, तो ये भी एक ही बात है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है। अब यहां अपना दिमाग ये मत दौड़ाना कि यार भैया क्या ऐसा है कि हम 0.0005 को ये लिख सकते हैं 0.5, अगर आप कह रहे हो कि ये सार्थक नहीं है। देखिए सार्थक अंक का मतलब कभी ये नहीं होता कि उसका संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सार्थक अंक का ये मतलब है ही नहीं। सार्थक अंक का मतलब है कि क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उस अंक पर भरोसा कर सकते हैं। सार्थकता का मतलब ये है, सिग्निफिकेंसी का मतलब ये है। तो ये मत कहना कि यार इसको तो भैया हम ये भी लिख सकते हैं, कभी मत कहना ऐसे, ये कभी नहीं लिखा जा सकता। समझ गए, ये दिमाग बिल्कुल मत दौड़ाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो, मैं कह रहा हूं नियम के हिसाब से चलो। आप याद रखो कि संख्या से पहले, पूर्ण संख्या से पहले अगर जीरो लगी हुई हैं, सारी की सारी जीरो हैं, तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, कोई भी सार्थक नहीं होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। यहां बताइए 0.005 में ना ये सार्थक है, ना ये है, ना ये है, कौन सी सार्थक है, केवल यहां पर एक सार्थक अंक है। तो फटाफट से एक बार बताइए कि हाँ जी मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। जल्दी से सभी एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, चलो मुझे क्लियर हो गया। सर व्हाट अबाउट 1.005? देखो भाई 1.005 इस केस में हमेशा ये याद रखो कि भाई जीरो जो आ रही है ना सार्थक अंकों के बीच में आ गई, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। अगर जीरो सार्थक अंकों के बीच में आ गई, चाहे कैसा भी तरह का सवाल हो, तो वो सार्थक बन जाएंगी, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो जो नॉन जीरो नंबर हैं ये तो हमेशा सार्थक हैं भैया, बगैर किसी क्वेश्चन मार्क के। तो इनके बीच में अगर जीरो फंस गई तो भाई ये भी सार्थक ही होंगे, यानी कि भाई के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे 4। अब सुनिए अगला सवाल, या अच्छा मैं ना एक काम करता हूं कि सारे क्वेश्चंस को ना एक ही जगह लिखता हुआ चलूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी तक के जो एग्जाम्पल हैं फटाफट अगर मैं रिवाइज कराऊं, तो हमने ये पढ़ा, पहला एग्जाम्पल है कि जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, सार्थक। डेसिमल में अगर हम देखें, जैसे मान लो संख्या, या सिर्फ सिर्फ हम ये देखें कि नॉन डेसिमल नंबर में भी अगर दो जीरो सार्थक के बीच में फंस गए तो ये भी सार्थक हैं। उसके अलावा जैसे 1.004 है, तो यहाँ भी ये दो सार्थक अंकों के बीच में फंस गई तो ये भी सार्थक है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, बड़ा आसान है। अच्छा आगे चले हम,
अगला सवाल आप देखिए, ये सवाल है। अब एक सवाल आता है कि बताइए अगर कोई संख्या ऐसे है 2.500, चलो मैं इसको यहीं लिखता हूं, सारे सवालों के साथ लिखता हूं ताकि आपका ना कंपैरिजन होता चले। एक सवाल आ गया 2.500, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ 2.500 में देखो ये दो तो सार्थक हैं बगैर किसी क्वेश्चन मार्क के, लेकिन जो बाद की जीरो हैं ये सार्थक हैं या नहीं है, तो आप याद रखेंगे ये सिग्निफिकेंट होती हैं। ये नियम है, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं। अब क्यों है भाई? इसलिए हैं क्योंकि आप जब नाप रहे हो ना किसी चीज को, तो अगर आप श्योर हो कि यहां से यहां तक 2.5 है, देखो अगर आप श्योर नहीं हो, मतलब ये 2.5 से ज्यादा हो या थोड़ी कम हो, तो आप 2.5 कह के छोड़ दोगे, क्योंकि ये 2.5 1 भी हो सकती है, 2.5 2 भी हो सकती है, मतलब यहां के आगे का कुछ भी अंक हो सकता है। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, बट अगर मैं श्योर हूं, ठोक के कह रहा हूं भाई सुनो 2.500 है, यानी कि एग्जैक्टली 2.5 मापा है, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हो। ये भरोसेमंद अंक हो गए मेरे लिए। ये नहीं भी समझ में आ रहा है, पेपर में ये नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये नियम पूछेगा कि अगर डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में जीरो आ रही हैं तो क्या ये सार्थक होंगी? जी हाँ, ये सार्थक होंगी, और इस तरह से इसमें कितने अंक हो जाएंगे? सार्थक अंक। अब इस नियम को बाकी नियमों में मिलाते हैं। जैसे एक साथी का सवाल हो सकता है कि बताओ भैया अगर मान लो बाद की जीरो किसी के साथ भी लग जाएं, फिर ये डाउट, अच्छा एक काम करो पहले ना सारे नियम पढ़ लो, फिर अपने डाउट पूछना, मेरे हिसाब से सारे डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप ये बताओ कि आपके हिसाब से इसमें कितने, अच्छा ये तो कर ही लिया हमने 2.500 में, तो ये भी काउंट होगी, ये भी, तो कितने सार्थक अंक हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए। अब मैं आपको मजे की बात बता दूं कि हाँ यहीं से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ऐसा ही एक प्रीवियस ईयर था। मैंने ऐड तो कराया था बट हमारे टाइपिस्ट भैया करना भूल गए हैं, मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूं। सवाल था, हाँ 3.700 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। सवाल था 3.700 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ये AWO का PYQ है। और देखो एडिक्यूटी बनाए, TCS बनाए, जितने नियम हैं उतने नियमों से बाहर थोड़ा ना सवाल चला जाएगा, तो इस बात की कभी आप चिंता ही ना करें। पहले इस क्वेश्चन का सभी उत्तर बताइए। तो बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का। लो भाई सीधा सवाल हो गया, 4। भाई कितने होंगे? ये दो सार्थक हैं तो इसके बाद ये सार्थक ही होंगे, इसके बाद ये सिग्निफिकेंट ही होंगे, ठीक है। अच्छा अब एक अगला सवाल और आता है, अगला नियम पे चले हम, लिख दिया है मैंने यहां, बस क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। और नियम आपसे ये कहता है कि भैया अगर मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है जैसे 2500 है, देखो डेसिमल के बाद में हमने बाद की जीरो को, दशमलव के बाद की जीरो को हमने विश्वसनीय माना, लेकिन यहां के बाद की जीरो को मैं विश्वसनीय नहीं मान सकता। तो आप याद रखेंगे अगर बगैर दशमलव का नंबर है और उसमें बाद की जीरो है तो ये सार्थक नहीं होती हैं, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। याद रख लोगे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2, जबकि यहां कोई सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। अब यहां और यहां फर्क क्या है? देखो डेसिमल के बाद जीरो है तो सार्थक मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, और अगर यहां है तो नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, एक बार फटाफट बताइए, क्लियर है? फटाफट से बताइए। हाँ जी क्लियर है। ग्रुप डी का पढ़ के AWO TPO नहीं निकल सकता, या क्या AWO TPO का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के ग्रुप डी निकल जाएगा? मेरे भाई देखो इस बैच में मैं आपको बिल्कुल उचित सलाह अगर ये दूं कि आप इस एग्ज़ाम से केवल AWO TPO को टारगेट करिए, इसको किसी के साथ भी मिक्स मत करिए।
अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो AW और TPO का लेवल किसी अन्य एग्जाम से मैच ही नहीं करता है। 100% तैयारी किसी की नहीं हो सकती है। हाँ, किसी की 40% हो जाएगी, किसी की 60% हो जाएगी, लेकिन किसी भी एग्जाम की 40-60% तैयारी से बात नहीं होगा। किसी भी एग्जाम की 100% तैयारी से बात होती है। अपना दिमाग अगर आप लगाएं कि भैया यार हम तो उल्टा करते हैं, हम तो क्या करते हैं कि हम तो 2500 में पूरा मानते हैं और यहां पर इन जीरो को नहीं मानते। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम फिर से समझो, तुम कह रहे हो सर ये तो उल्टा हो गया। ये बिल्कुल उल्टा नहीं है, आप जबरदस्ती दिमाग लगाकर उल्टा कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो, भैया हम तो इसको 2.5 ही लिख देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको ये लिखा जा सकता है। सिग्निफिकेंट संख्या का मतलब ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट संख्या का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको, ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसको ये लिख सकता हूं। नहीं, जो तुम मैथ्स के नियम लगाते हो ना एक तरफ करो। ये फिलहाल सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, इसके ये नियम है, ऐसे ही आपको करके आना है। ठीक है, अब बताइए आपके क्या क्या डाउट हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। अगर आप अपने सामान्य तरीके से सोचोगे, सामान्य मैथ्स के नियमों के हिसाब से सोचोगे तो कंफ्यूज होगे। बाकी अगर आप सोचो कि एक नियम मुझे बताया गया है और उसका उत्तर ये है, तो इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। निर्मल सैनी का आंसर है 230.012। अब सभी आप बताओ 230.012 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सभी कैलकुलेट करके बताओ। और किसी का नो जीरो का बताएं। नो जीरो में तो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आप कोई भी संख्या लिखें जिसमें कोई जीरो नहीं है तो सारे अंक सिग्निफिकेंट है उसमें। तो बताइएगा। तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। भाई ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसके बीच में तो जो संख्या आ जाए सब सिग्निफिकेंट है। ये तो है ही, इन पे तो शक ही मत करो। सिग्निफिकेंट के बीच में ये जीरो फंस गए तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। तो 3 और 3 6 हो गए, ये लो हो गया 0.050। 0.050 मतलब, या तो आप ऐसा सवाल पूछो कि जो इन नियमों से बाहर जा रहा हो। क्या ये वाकई में इन नियमों में कहीं कवर नहीं हुआ है? मैंने आपको बताया कि पॉइंट से पहले के अंक सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब संख्या से पहले की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी अगर उसके लास्ट में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो देखो, अगर यहां एक सिग्निफिकेंट फिगर लग जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, बट अगर ये खाली पड़ी हुई है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तो है ही सिग्निफिकेंट। और पॉइंट के बाद की सभी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो लो हो गया उत्तर दो। थोड़ा सोचो, ऐसे ना बहुत जल्दी मत करो सवाल छापने में, सवाल फेंकने में जल्दी मत करो। आप पहले सोचो कि कोई नियम क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। 9050 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यार, खुद आप सोचो ना। ये तो सब कवर हो गए। देखो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, इनके बीच में ये जीरो फंस गई, ये सिग्निफिकेंट है। बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं है। तो कितने हो गए, 3 हो गए, खत्म। 123.50-60। मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसे सवाल हैं जो इनसे बाहर जा रहे हों। अभी तक आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं है। 123.5060, इस पे कोई शक करने की बात नहीं है। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, ठीक है, इस पे भी नहीं है। ये जीरो इनके बीच में आ गई तो इसको सिग्निफिकेंट होना ही पड़ेगा। डेसिमल के बाद की जीरो सिग्निफिकेंट होती ही है। तो 3 4 5 6 7 सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, कहानी खत्म। बताइए फटाफट से, अभी तक कोई दिक्कत? सर 25.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अरे भाई, जब एक नियम हमने पढ़ लिया, मुझे एक बात बताओ, मैंने कह दिया पॉइंट के बाद की जीरो सिग्निफिकेंट होती ही होती हैं। पॉइंट के बाद की जीरो सब सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही, और पॉइंट के बाद की सभी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। यहां पर मैंने बताया नहीं था, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नियम से मत भटको, जो नियम है वहीं तक रहो, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगी, पॉइंट के बाद की सभी जीरो सिग्निफिकेंट हैं। 4 हो गए। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि बताओ 2.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। भाई ये तो है ही, पॉइंट के बाद सभी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 2 हो गई। 0025 या 2500, दोनों में ही 2 हैं। 0025 और 2500, बिल्कुल सही बात है।
ना तो ये सिग्निफिकेंट है ना तो ये सिग्निफिकेंट है, यहां भी दो हैं यहां भी दो हैं, बिल्कुल सही बात है। 6.0250, 6.0250। अब चलो मैं बात करता हूं समस्या क्या है, मुझे ये बताओ। जब मैंने पढ़ लिया ये तो सिग्निफिकेंट है ही, इनके बीच में जीरो फंस गए, ये सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद की कोई भी जीरो है सिग्निफिकेंट है, लो हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें समस्या क्या है, ये लो भैया। अब 574.00, अरे महाराज 574.00 और मुझे बताओ 25.00 में क्या अंतर है। जब मैंने ये कह दिया कि इसमें पॉइंट के बाद की सभी जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, यहां पर मैंने 4 बताए थे, तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी पॉइंट के बाद के सभी जीरो सिग्निफिकेंट हैं, तो ये 5 है। इस बात पे जाओ ही मत कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नियम ज्ञात करो कि ये नियम है और इसके हिसाब से ऐसे हो जाएगा। देखो दोस्त, आप समझिए मेरी बात को कि अगर हम हर चीज की इस बारीकी में जाएं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या, तो क्यों और क्या के जवाब हम 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, और उसके लिए ना फिर हमें 2 साल पढ़ना पड़ेगा। आप आइए मेरे साथ, 11वीं और 12वीं 2 साल बैठ के पढ़ते हैं, जहां पर हमें बहुत सारा समय मिलता है। अभी हमें वो काम करना है कि भाई हमारा एग्जाम में आए और क्वेश्चन बन जाए, बस। अभी मुझे ये नहीं पढ़ना है ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। उन सब चीज़ों पे अगर हम चर्चा करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट से पहले केवल जीरो का करा देना, पॉइंट से पहले जीरो का मेरे हिसाब से सारे लगभग कवर हो गए हैं हमारे। पॉइंट से पहले की जीरो, अच्छा ये कवर नहीं हुआ है, ये हमने नियम में तो कवर कर लिया था। जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, अगर देखो पॉइंट से पहले की जीरो ऐसी हैं कि पॉइंट से पहले जीरो जो है ये तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये है ही नहीं, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और सवाल क्या बन सकता है, आप कह सकते हो 1.0025 या जीरो यहां अगर तुम ले रहे हो तो देखो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इनके बीच में ये सिग्निफिकेंट, पहले की जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5 हो गई हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आप सभी ने इन नियमों को समझ लिया है और वेरी नाइस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस को कराएंगे। मेरे हिसाब से कोई इसमें बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप अब हाँ कह दें तो मात्रक और मापन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और अभी जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे वेक्टर्स पे यानी कि सदिश पे। ठीक है, आपने बताया कि पॉइंट सभी होती तो 0.050 में दो कैसे, पॉइंट की सभी होती नहीं, एक बार अशोक बाबू आप ध्यान से पढ़िए। 0.0125 में 3 क्यों हैं, क्यों हैं क्योंकि पॉइंट से पहले की किसी भी जीरो को या पॉइंट के बाद की जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करेंगे जब तक कि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में ना आ रही हो या सबसे लास्ट में ना हो। ठीक है, चलिए 0023 200 शुरू की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, बाद की जीरो भी नॉन अगर डेसिमल के बगैर नंबर है तो उसमें नहीं होती हैं, ना शुरू की दोनों जीरो होंगी ना बाद की दोनों जीरो होंगी, केवल बीच के अंक सिग्निफिकेंट होंगे अगर ये एक डेसिमल नंबर नहीं है तो। ठीक है, देखो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो क्यों के बारे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई चर्चा करना। आप बस नियम के आधार पर चलें कि 0.0253 में 3 क्यों हैं, इस बारे में तो बहुत मुश्किल है चर्चा करना। आप मुझसे ये पूछो 3 कैसे हैं, तो वो ऐसे हैं कि देखो पॉइंट के पहले की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट के बाद की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सब सिग्निफिकेंट हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हो गए, बस कहानी खत्म। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट में अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में, और ये हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया है, और अब हम पढ़ेंगे सदिश के बारे में। देखो सदिश में ये सारे टॉपिक हैं जो हमें करने हैं। अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं ये समझेंगे, स्थिति और विस्थापन सदिश क्या होते हैं, सदिश का निरूपण कैसे होता है, सदिश की समता कैसे होती है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सदिशों को जोड़ घटाया कैसे जाता है, सदिशों के कंपोनेंट क्या होते हैं, और सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, देखिए हम चलें सबसे पहले इस बात पे कि सदिश और अदिश क्या होते हैं। तो शायद ये परिभाषा हम 9th क्लास से रटते हुए आए हैं
कि भैया वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है उनको हम सदिश कहते हैं। यानी कि वो क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वो राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, यानी कि केवल हमें परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम स्केलर कह देते हैं। यही तो पढ़ते हुए हम आए हैं। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो समझने की बात यह है कि देखिए दो चीजें हैं, एक तो है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, और एक है दिशा यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, एक तो है परिमाण और एक है दिशा, एक तो है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। अब देखिए वो राशियां जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मुझे परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, उन राशियों को तो मैं कहता हूं सदिश यानी कि वेक्टर। और ऐसी राशियां जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, उन्हें मैं क्या कहता हूं? स्केलर कहता हूं, उन्हें मैं अदिश कहता हूं। एक बार हम सब करें हाँ जी, मैंने आज तक सदिश और अदिश के बारे में इतना ही सीखा है। भाई 25.00 में क्या समस्या है बताओ? 25.00 में मैं पूछता हूं समस्या क्या है, मुझे आप ये बताओ। नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद की सभी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। इस नियम को हम अपनी खोपड़ी में क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं? डेसिमल के बाद की सभी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। उत्तर आ गया 4। अगर तुम यहां सिर्फ ये बुद्धि दौड़ाते रहोगे कि भैया जी 25.00 का मतलब तो 25 होता है, इस हिसाब से इसमें 2 हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25.00 और 25 में कोई फर्क है या नहीं है मैथमेटिकली। मैं आपके गणित के नियमों पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि यार 25.00 को तो 25 लिखा जा सकता है और यहां 4 हो जाएंगी तो यहां तो 2 हो जाएंगी। अरे भाई मापन में इस बात में और इस बात में फर्क है। अगर आप किसी चीज को 25 कह रहे हो तो आप उसके अगले अंक पे श्योर नहीं हो सकता है वो 25.01 भी हो, 25.02 भी हो, 25.03 भी हो। लेकिन अगर आप ठोक के कह रहे हो 25.00 है तो इसका मतलब बाद के 2 अंकों में आपने जबरदस्त तरीके से श्योरिटी ले ली है। समझे? उतनी गहराई में जाओ ही मत यार। सिंपल ये कहो भाई पॉइंट के बाद की जितनी भी जीरो होंगी सब पर भरोसा कर सकते हो, सब सार्थक हैं, सब सिग्निफिकेंट हैं। मैं आपसे कह रहा हूं एक नियम याद रखो, अपना दिमाग मत दौड़ाओ। तुम जितना दिमाग दौड़ाओगे उतना समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना? चलिए भाई, तो मुझे उम्मीद है आप इतना याद करते हैं। लेकिन पता है एक समस्या मेरे साथ ये है कि मैंने ये रट्टा तो मार दिया, लेकिन ईमानदारी से ना मुझे कभी ये फील ही नहीं आया कि मैं राशि देखकर पहचान सकूं कि ये सदिश है या अदिश है। असल में हमें ना राशियों की जानकारी ठीक से नहीं होती। अगर हम राशियों की जानकारी ठीक से कर लेना तो बहुत सारी टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी हमारी। जैसे सुनो कैसे राशियों की जानकारी कैसे करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान लो मैंने लिया एक तापमान, टेम्परेचर। मतलब आपको यह समझ में आएगा कि कैसे राशि अदिश बनती है और कैसे सदिश बनती है। आप अपने शरीर का टेम्परेचर नपवाने गए डॉक्टर साहब से, आपने कहा डॉक्टर साहब यार बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब ने कही और तुम्हें तो यार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो क्या ये कहने की ज़रूरत है यहाँ पर कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में है? क्या वाकई में इस बात का कोई औचित्य है कि शरीर का तापमान किस दिशा में है? अरे शरीर के तापमान का दिशा से क्या मतलब भाई? क्या दिशा पर निर्भर है शरीर का तापमान? क्या ईस्ट डायरेक्शन में 100.3 है, 103 है, तो क्या वेस्ट डायरेक्शन में बदल जाएगा? अरे नहीं यार। मेरे कहने का अर्थ ये है कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इंडक्टेंस कैसी क्वांटिटी है, प्रेरकत्व कैसी क्वांटिटी है, तो आप यार कहोगे यार हमें नहीं पता, उसके लिए डायरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो राशि को नहीं जानते हम। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर हम किसी राशि की जानकारी कर लें तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ ये सदिश है, अदिश है। ये एक बहुत बड़ी टेंशन है सदिश और अदिश को रट्टा मारना।
आप क्या गलती करते हो, आप किसी किताब को उठाओगे, उसके पहले पेज पर 150 राशियां लिखी हैं, ये सदिश है, वो अदिश है, ये सदिश है, वो अदिश है। ऐसे असल में ये तरीका ही नहीं है पढ़ने का, हम गलत पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, राशि के बारे में जानकारी जुटाओ और बता दो सदिश है अदिश है। तो ये चीज हम हर एक राशि के साथ पढ़ते चलेंगे। जैसे हमने कहा ना कि मात्रक हम हर एक राशि के साथ पढ़ेंगे, यूनिट्स हर एक क्वांटिटी के साथ पढ़ेंगे, वैसे ही वो राशि सदिश है या अदिश है ये हर एक राशि के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आप सदिश राशि समझना चाहते हैं तो एक राशि मैं उठाता हूं, जैसे बल है, फोर्स है, और देखो कैसे फोर्स एक सदिश राशि है, यानी कि परिमाण और दिशा कैसे चाहिए। मान के चलिए यहां पर चेयर है, मैंने उसको धक्का देने के लिए कहा हरीश बाबू को, मैंने कहा हरीश बाबू लगाओ 50 न्यूटन का बल इस पे। हरीश बाबू ने लेकर झेम दिया उसको आगे की तरफ। मैं कहूंगा अरे हरीश बाबू यार इधर की तरफ धकेलना था, तुमने आगे काहे को धकेल दी? भाई ईस्ट डायरेक्शन में धकेलनी थी यार, तुमने नॉर्थ में काहे धकेल दी? हरीश भैया कहेंगे सुनो मास्टर जी, बात ऐसी है कि तुमने दिशा कहाँ बताई यार, तुम्हें दिशा बतानी चाहिए थी ना। मतलब आप देखो, अगर बल को आप एक निश्चित दिशा में नहीं लगाते हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन उठाकर देखिए, जैसे मान लो आप जेसीबी ऑपरेट कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मिट्टी वो खोदे, बट आपने लीवर आगे की तरफ दबा दिया तो वो उसका जो खांचा है वो ऐसे हो जाएगा, बकेट ऐसे हो जाएगी, मतलब बकेट ने फोर्स ऐसे लगा दिया तो वो मिट्टी को पलट देगा, थोड़ी बहुत जो उसमें आई है उसको भी पलट देगा। मतलब फोर्स तो अभी भी लग रहा है, अंदर जाने में भी फोर्स लगा था, यहाँ भी फोर्स लगा था, लेकिन समझो ना आप क्या चाहते हैं। तो बल में, फोर्स में आपको ये बताना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन है, तो फोर्स आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। अगर आप उसका सही में एक इफेक्ट चाहते हैं तो आप कहोगे हरीश भैया 50 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लगाओ, वेस्ट में लगाओ, या नॉर्थ में या साउथ में, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यहाँ डायरेक्शन भी चाहिए। तो जरा एक बार हम सब करें कि जी हाँ, मैं एक बेसिक कंसेप्ट ये समझ गया हूं कि क्या सदिश क्या अदिश होती है। मतलब सदिश हमें देखो परिमाण तो सब देते हैं, मैग्नीट्यूड की जरूरत तो सभी में है, बट इनमें एक्स्ट्रा डायरेक्शन की और जरूरत पड़ जाती है मुझे। ठीक है। अच्छा, तो सदिश और अदिश राशियों की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, आप इसको याद करें, पढ़ें, कोई समस्या है तो पूछें, नहीं है तो थम्स अप कर दें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अब इससे हमारा ये फायदा हो जाता है ना कि हम समझने पे ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। अब यही बात जो मैंने आपको समझाई है, अगर मैं उसको इतना लिखूंगा ना हिंदी और इंग्लिश में, तो मतलब ये मान लो कि क्लास में जितना हम कर रहे हैं उसके आधे का ही आधा हो पाएगा। फटाफट से पढ़ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नाइस। अब आगे पढ़ लो सदिश राशियों की परिभाषा। और अभी जैसे उदाहरण ना भी याद हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वो तो आपको बाद में अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सदिश और अदिश अगर हम देखें तो आज तक हमारे लिए इतना ही हुआ करता था, लेकिन वाकई में सदिश और अदिश की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी हमें सदिश और अदिश के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है जो 11th के स्तर पे हैं। अभी हमारा 11th का सिलेबस चला हुआ है, तो 11th के पार्ट पे स्केलर और वेक्टर पूरा एक चैप्टर है। जैसे बाकी जगह तो हम इसको एक कंटेंट कहा करते थे, अब ये पूरा एक वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे जैसे देखो आधा घंटा चाहिए, और हमारे पास कितने मिनट का समय है, आपके हिसाब से 10, मेरे हिसाब से 5, क्योंकि हर कीमत पर मुझे 8:55 पर एक क्लास छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हरीश बाबू दूसरी पीडीएफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, अगली क्लास मेरी के लिए तैयारी करेंगे, तो 5 मिनट पहले तो एटलीस्ट मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी ना। ये तब जाके 10 मिनट में, मतलब 5 मिनट आपकी क्लास के, 5 मिनट अगली क्लास के मिला के 10 मिनट में ये तैयारियाँ पूरी हो पाती हैं। तो इस टॉपिक को हम कल ही शुरू करेंगे। बाकी आप में से कोई भी 1% भी ये ना सोचें कि ऐसे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, ये लग जाएगा। 75 क्लासेज जो मैंने आपको बताई हैं वो 45 मिनट की क्लास की ड्यूरेशन के हिसाब से बताई हैं। आइडियल ड्यूरेशन हमारी 45 होती है, बाकी क्लास 50 मिनट भी रहेगी, 55 मिनट भी रहेगी, और अभी थोड़ा सा दिवाली के बाद में जो संडे होंगे हम उनमें एक्स्ट्रा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, विशाल क्या कह रहे हैं? केमिस्ट्री वाली मैम को बोलो आपकी तरह टॉपिक का नाम और डिटेल में समझाएं प्लीज़। वैसे तो विशाल ठीक है, मैं एक बार मैम से बात कर लेता हूँ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे करा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है इतना आपको बढ़िया समझ में आया। सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ चंद नियम हैं, बस उन्हीं को आप पढ़िए, उससे ज़्यादा आगे सोचेंगे तो फिर वो समस्या हो जाएगी हमारे लिए, है ना। अभी आपको कोशिश ये करनी है कि
निश्चित लेवल तक हम पढ़ें और बस उससे एग्ज़ाम निकाल लें। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उनके लिए बाद में कभी हम देख लेंगे। अगर हमें वैज्ञानिक बनना हुआ, अगर हमें AWO TPO की वर्दी चाहिए, तो समझने के लिए इतना काफ़ी है। जिस लेवल पर हम लेकर चल रहे हैं ये बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है। नरेंद्र क्या कहते हैं, 0.0125 में जीरो काउंट क्यों नहीं की? देखो, अगर आप एक ना समझकर अगर कंफ्यूजन वाले मोड में जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि इसमें मैंने कौन सी जीरो काउंट नहीं की? भाई ये नियम है कि ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट से पहले, अगर पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद कोई जीरो आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3 हो गई। तो ये एक रूल है, ये एक नियम है। ठीक है साथी। फिर भी एक बार आप देखना, अगर कोई समस्या बचती है, वैसे बचेगी नहीं, बस थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग मत लगाना। असल में ज़्यादा खराब होती हैं चीज़ें जब हम ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे होते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी कोई और डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कल फिर एक दो बार आपके डाउट्स पे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।